स्टार्ट। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम फिर एक और नए लेक्चर के साथ आए हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, तो एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। कल हमने राज्य के बारे में समझा था, एक इंट्रोडक्शन था हमारा। ठीक है, जिससे कि क्योंकि हमने परिभाषित शब्दावली के बारे में समझा था, क्योंकि आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमें उन चीज़ों को आना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हमारे लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कल हमने पढ़ा था राज्य। ठीक है ना, कि राज्य क्या होता है, राज्य के बारे में समझा था कि राज्य एक किसी भी समाज की राजनीतिक संरचना होती है। ठीक है ना, राज्य के तत्व क्या होते हैं वो समझा था हमने। उसमें सबसे पहला क्या था, जोग्राफिकल एरिया हो, भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, ये सब बातें हमने समझी थी। चारों अनिवार्य तत्व हो, उनके एग्जाम्पल भी समझे थे। फिर राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में भी समझा था। ठीक है ना, फिर शासन के अंग, तो संघीय, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, फिर तीनों का संबंध। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने कल बड़े आराम से समझी थी। जैसा कि अगर आपने देखा होगा, याद होगा, तो एक बार उसको रिकॉल कर लो। ठीक है ना, और रिवीजन कर लो। आज हम उसके आगे ही आने वाली कड़ी को समझते हैं, जो कि हमने कल बोला था। कल क्या बोला था कि हम आगे क्या पढ़ेंगे, शासन की विभिन्न प्रणालियां। क्योंकि अभी तक हमने क्या समझा था कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है ना, अब उसके आगे हम समझते हैं। क्योंकि देखो, राज्य के समक्ष तीन चुनौतियां थी। सबसे पहले क्या थी, कानून का निर्माण करना, फिर कानून के अनुसार शासन का संचालन करना, फिर शासन संचालन के करते समय जो भी वाद विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति का व्यक्ति से हो, ठीक है ना, व्यक्ति का समाज से हो, या राज्य का हो, या राज्य से राज्य का हो, तो उसके लिए क्या, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। ठीक है, न्यायपालिका के बारे में समझा था। दुनिया में किस तरह न्यायपालिका काम कर रही है वो भी समझा था। भारत की न्यायपालिका के बारे में भी समझा था। फिर प्राकृतिक न्याय के बारे में भी समझा था। वैसे ही आज हम समझते हैं शासन की विभिन्न प्रणालियां। मतलब हर देश में जो शासन चलाए जाते हैं, या पुराने समय से जो शासन चलाए जा रहे हैं, उनकी विभिन्न विभिन्न प्रणालियां होती हैं। उनको एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है ना, जैसे कि सबसे पहले अगर हम हेडिंग डाल लें, शासन की विभिन्न विभिन्न प्रणालियां। शासन की विभिन्न प्रणालियां दिख रहा है कि थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना, इसमें देखो, इसके बहुत सारे पार्ट हैं। तो इसका अगर हम एक हिस्सा करें, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शासन समूह में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर शासन प्रणालियां। शासन समूह में शामिल शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर के आधार पर मतलब जो शासन चला रहे हैं, उस शासन में कितने लोग शामिल हैं, उनकी संख्या के आधार पर हम चीजों को समझते हैं। ठीक है ना, उसमें सबसे पहले हम समझेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले जो कि आपने समझा हो, जिसे बोलते हैं राजतंत्र। राजतंत्र जिसको मोनार्की बोलते हैं। राजतंत्र के बाद फिर कौन सा आ जाएगा, जिसे कि गुटतंत्र या अल्पतंत्र बोलते हैं। गुटतंत्र या अल्पतंत्र। गुटतंत्र, ओलिकेरेसी बोलते हैं। गुटतंत्र या अल्पतंत्र। अल्पतंत्र, ठीक है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, लोकतंत्र, जो वर्तमान समय में है अभी, लोकतंत्र। ठीक है ना, तो देखो हेडिंग क्या है हमारी, शासन समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, कि शासन में जितने व्यक्तियों की संख्या उसके आधार पर कितने लोग शामिल है। तो देखो, राजतंत्र का मतलब क्या होता है, राजतंत्र में क्या होता है, अब आप लोग एक एक चीज को याद रखना और लिंक बनाते चलना। जब हमने विधायिका पढ़ा था, कार्यपालिका पढ़ा था, न्यायपालिका, ठीक है ना, तो शासन की कानून बनाने की शक्ति किसके पास थी, सारी राज्य के पास। राज्य में क्या, राजतंत्र राजा के पास थी, वहीं से। ठीक है, न्याय भी राजा ही दे देता था। ठीक है ना, वहीं से चीजें निकली। तो राजतंत्र में क्या होता है कि सारी शक्तियां किसके केंद्र में होती है, एक व्यक्ति के केंद्र में, राजा के। सारी शक्तियों का केंद्र, सारी
शक्तियों का केंद्र केंद्र एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति होता है, वह है राजा, वह राजा, राजा। ठीक है ना, क्योंकि सारी शक्तियों का केंद्र कौन होता है? राजा। अब जैसे देखो गुटतंत्र या अल्पतंत्र वगैरह, गुटतंत्र में क्या होता है कि कई जगह देखना कि कुछ लोग मिलके शासन चलाने लगते हैं, ठीक है ना, एक गुट बन जाता है, 10-5 लोगों का गुट हो जाएगा, 3-4 लोगों का गुट हो जाए, ऐसा गुट बन जाता है। गुट बनने के बाद ही क्या शासन चलाते रहते। ये ज्यादातर देखेगा, इसमें लिख लो, कुछ खास लोग मिलकर शासन संचालन का कार्य करते हैं, शासन संचालन का कार्य करते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो गुटतंत्र में ज्यादा हो तो हम राजतंत्र के कुछ अंश को भी रख सकते हैं, क्योंकि राजा के समक्ष भी ये कई बार उदाहरण देखने को मिलता है, कुछ लोग मिलकर शासन चलाने लगते, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए इसमें तो जो तानाशाही वगैरह होते हैं, जैसे डिक्टेटरशिप बोलते हैं, तानाशाही लोग होते हैं, वो मिलजुल के गुटतंत्र बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तीसरा होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है कि इसमें शासन समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या है, तो इसमें क्या होता है जनता शासन करती है, ठीक है ना। तो इसमें कितने लोग हैं? जनता शामिल होती है। इस शासन प्रणाली में, इस शासन प्रणाली में जनता शामिल होती है, जनता शामिल होती है, ठीक है ना। और लोकतंत्र को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक भी है, और अगर आपने मेंस का सिलेबस देखा हो तो मेंस के सिलेबस में भी है कि लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की हानियां, लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, ठीक है ना, लोकतंत्रात्मक विकास, वो सब चीजें हैं। लेकिन अभी हमें मेंस में नहीं जाना है, अभी हम पीटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट सिर्फ समझते हैं। जनता शामिल है, ठीक है ना। इसी को आम भाषा में सुना होगा, प्रजातंत्र भी बोलते हैं, प्रजातंत्र, ठीक है ना। जनतंत्र भी बोलते हैं, सुना होगा, जनतंत्र, ठीक है ना। कई वर्ड हैं, जनतंत्र, लोकतंत्र, लोकशाही भी बोलने लगते हैं, ठीक है ना, लोकशाही, ठीक है। ये हो गया हमारा लोकतंत्र। देखो राजतंत्र में क्या होगा, सारी शक्तियों केंद्र एक व्यक्ति में होता होगा, तो राजा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, गुटतंत्र या अल्पतंत्र, ठीक है ना। इसमें कुछ खास लोग मिलकर शासन चलाते हैं, जैसे तानाशाही, ठीक है ना। इसमें हम धार्मिक शासन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां कुछ धर्म के प्रमुख होते हैं, वो लोग शासन करते हैं, वो भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। लोकतंत्र में क्या होता है कि इस शासन प्रणाली में जनता शामिल होती है, इसको हम लोकतंत्र जनतंत्र। तो पहला देखो ये हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसको ए ऑप्शन नाम दे दें, ठीक है ना। अब हम सेकंड देखते हैं, शासन प्रणाली का दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार देखते हैं, बी डाल लेते हैं दूसरा, ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा, शासन समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या क्या। दूसरा, शासन स्रोत के आधार पर, या रुको इसको मिटा दे, दूसरा वर्ड यूज करो, शासन की, लिखो, शासन की वैधता, शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर, शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर, मतलब कि जो शासन है उसको चलाने की वैधता हमें कहां से मिल रही है, जिसको लेजिटिमिटी बोलते हैं, ठीक है ना, लेजिटिमिटी, वैधता। इसमें अगर हम समझे, ठीक है, इसमें समझे, सबसे पहला हम समझते हैं, देखो इसमें जैसे कि क्या होता है, राजतंत्र भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, राजतंत्र भी ले सकते हैं, जैसे मोनार्की बोलते हैं, ठीक है ना, राजतंत्र भी ले सकते हैं। राजतंत्र, ठीक है ना। दूसरा, हम इसमें धर्मतंत्र भी ले सकते हैं, धर्मतंत्र। तीसरा, हम इसमें कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र भी ले सकते हैं, कुलीन तंत्र।
या अभिजात तंत्र, अभिजात तंत्र, ठीक है ना, अभिजात तंत्र। चौथा अगर हम इसमें लें तो हम इसमें लोकतंत्र भी ले सकते हैं, ठीक है ना, लोकतंत्र को भी रख सकते हैं। अब देखो सेम समझो, शासन की वैधता के स्रोत पर आए तो इसमें वैधता किसमें, राजा के पास। सारी शक्तियों का केंद्र कौन है, राजा। सारी शक्तियों का केंद्र, सारी शक्तियों का केंद्र राजा, ठीक है ना। धर्मतंत्र में क्या होता है कि धन तंत्र में जो शासन की वैधता उसका क्या होता है, कोई धार्मिक पुस्तक होती है या धार्मिक गुरु होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें दोनों चीजें होती हैं। धर्मतंत्र में कोई धार्मिक पुस्तक हो सकती है जिससे वैधता मिलती हो, धार्मिक पुस्तक या धर्मगुरु, ठीक है ना। और राजतंत्र के तो एग्जाम्पल आप बहुत से लिख सकते हो, ठीक है ना। अब तो थोड़ा राजतंत्र का स्वरूप भी बदलने लगा है, जैसे कि पहले एब्सोल्यूट मोनार्की होती थी, जैसे कि सऊदी अरब में भी देख सकते हो, ठीक है ना। सीरिया वगैरह में राजतंत्र हो सकते। अब थोड़ा चेंज ही आ गया क्योंकि लोकतंत्र आने की वजह से क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की समझने लगी अब, ठीक है ना। संवैधानिक राजतंत्र कि राजा भी होगा, संविधान भी होगा और देश में लोकतंत्र भी होगा, तीनों चीजें, जैसे ब्रिटेन में वैसे, ठीक है ना। कोई धार्मिक पुस्तक धर्मगुरु, इसका अगर एग्जाम्पल लेना हो आप तो एग्जाम्पल सबसे अच्छा इसका क्या है, तिब्बत भी ले सकते हो, वहां धार्मिक गुरु ही हैं और उनकी पुस्तक है, ठीक है ना। दूसरा वेटिकन सिटी भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वेटिकन सिटी में भी यही स्थिति है, तो तिब्बत लिख सकते हो, तिब्बत, वेटिकन सिटी, तिब्बत, वेटिकन सिटी, ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र, कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र में ये होता है कि समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना, कुछ खास वर्ग के लोग हैं, जैसे यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था थी तो वो वही व्यवस्था थी कि समाज के जो खास लोग थे, जमींदार वर्ग थे, ठीक है ना, वो मिलकर शासन चलाते हैं, उसको ही अभिजात तंत्र बोलते हैं। समाज के, समाज के उच्च वर्ग लिख सकते हैं या खास लोग मिलकर शासन का संचालन करते हैं, शासन का संचालन करते हैं, ठीक है ना। और ये लोकतंत्र में तो वही है कि जनता ही रहती है, जनता ही प्रमुख है, ठीक है ना। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। और एक बात याद रखना, जनता ही मालिक होती है, आगे हम संविधान वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो संविधान सर्वोच्च विधि है, लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए कि लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन होता है, संविधान, ऑप्शन में अगर जनता होगी तो जनता प्रमुख होता है, संविधान प्रमुख नहीं होता। संविधान सर्वोच्च विधि है लेकिन लोकतंत्र में जनता प्रमुख होती है, ये याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि वो संविधान है ना, वो जनता के लिए है, जनता संविधान के लिए नहीं है। कभी भी संविधान को चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए संविधान में जो संशोधन की स्थिति है वो इसलिए अपनाई गई है, ठीक है ना। तीसरा हम समझते हैं, तीसरा हम समझते हैं, शासन की प्रणालियां ये समझ रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा जो सी ऑप्शन ले लेते हैं, तीसरी होती है, देखो अभी तक हमने पढ़ा ना, शासक समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, ठीक है ना, शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर। अब होते हम संविधान सम्मत, संविधान जो हमें पढ़ना है, संविधान सम्मत होने के आधार पर, संविधान सम्मत होने के आधार पर, ठीक है ना। देखो संविधान सम्मत होने के आधार पर इसमें दो चीजें होती हैं, जो पढ़ा भी होगा जिन लोगों ने, ठीक है ना, वो एक एक करके आराम से समझे, ठीक है ना। वो क्या होती है, पहला सुना होगा जिसको बोलते हैं संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। दूसरा क्या होता है, गैर संविधानवाद, गैर संविधानवाद, ठीक है ना। देखो संविधानवाद का मतलब यह होता है कि जिस किसी देश में, राज्य में, राष्ट्र में संविधान हो वहां संविधानवाद। संविधानवाद क्या है, एक विचारधारा है, एक विचारधारा है, एक विचारधारा है
जिसके अनुसार किसी देश या राज्य का शासन के लिए नियम और कानूनों का समुच्चय या संग्रह भी लिख सकते हो अगर इस वर्ड को थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, संग्रह के अनुसार ही शासन चलाया जाता हो, ठीक है ना, चलाया जाता हो, इसको क्या संविधान बोलते हैं, ठीक है ना। एक विचारधारा है जिससे किसी देश या राज्य का शासन के नियम और कानूनों का समुच्चय संग्रह के आधार पर ही शासन चलाया जाता है, उसको संविधानवाद बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो संविधान होता है ना, जहां जहां संविधान होगा, संविधान सर्वोच्च होता है, ठीक है ना, संविधान सर्वोच्च। अब संविधान सर्वोच्च है तो पूरा शासन नियम कानून के हिसाब से चला जाएगा, ठीक है ना। अब संविधान सर्वोच्च है तो क्या होता है कि चाहे वो किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति या समूह, समुदाय, किसी व्यक्ति, समुदाय या किसी संस्था से सर्वोच्च होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति, समूह, संस्था से सर्वोच्च होता है और इसी को आम भाषा में संविधान हम बोलते हैं, या आम भाषा में बोलने तो किसी भी राज्य में विधि के शासन को इसी को बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं संविधानवाद। संविधानवाद एक विचारधारा है, ठीक है। दूसरा क्या है, गैर संविधानवाद, ठीक है। अभी हमारे सर थे तो सर के सर आए थे, ठीक है ना, इसलिए उनको प्रणाम करना जरूरी था। अभी वो चले गए हैं तो अपन वापस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। सर के सर मतलब हमारी एज से ज्यादा, मतलब दादाजी की उम्र के थे, ठीक है, समझ रहे हो, प्रोफेसर हैं वो। अब गैर संविधानवाद क्या है, देखो गैर संविधानवाद क्या हो जाएगा, इसका टोटल रिवर्स हो जाएगा। मतलब वहां नियम कानूनों का कोई एक समोच्च या संग्रह नहीं होगा जिसके आधार पर उस देश या राज्य का शासन चलाया जाए, तो गैर संविधानवाद वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका उल्टा ही समझ लो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके एग्जाम्पल जैसे समझ लो, एग्जाम्पल में जैसे देखो कि तानाशाही जो लोग होते, डिक्टेटरशिप, वो भी यही वाली स्थिति होती है, गैर संविधान। राजतंत्र भी यही वाली स्थिति होती है, कोई संविधान नहीं होता है, ठीक है ना, राजतंत्र में संविधान नहीं होता। तानाशाही जैसे मोनार्की, डिक्टेटरशिप बोलते हैं, ठीक है ना। धार्मिक शासन भी बोल सकते हो, लेकिन ये दो एग्जाम्पल सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो संविधान सम्मत होने के आधार पर, तो एक बार और समझ लो कि अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है ना। सबसे पहले क्या पढ़ा, शासन समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर राजतंत्र, गुटतंत्र, लोकतंत्र। फिर सेकंड हमने क्या पढ़ा, राजतंत्र, धर्मतंत्र, कुलीनतंत्र, लोकतंत्र, और फिर संविधान सम्मत होने के आधार पर, ठीक है ना। अब इसके बाद लास्ट वाला समझते हैं, ठीक है ना, फिर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे कि भारत में क्या स्थिति है, ठीक है ना। अब लास्ट वाला हम समझते हैं, लास्ट वाला समझने के लिए हेडिंग डाल लेते हैं कि देखो जो चीजें भी हमने समझी है ना, ये कौन सी है, ये सिद्धांतता है, ठीक है ना, मतलब थियोलॉजी वाले हैं। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं, व्यवहार में क्या है, ठीक है ना। डीओ था हमारा, शासन में व्यवहारिकता के आधार पर, व्यवहारिकता के आधार पर, ठीक है ना। अब व्यवहार में हम समझते हैं व्यवहार में क्या क्या है, व्यवहार में समझते हैं व्यवहार में क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं व्यवहार में। अब व्यवहार में मतलब क्या होता है, जो हमें दिखता है। सिद्धांत तो वो हो गया, ठीक है ना। व्यवहार में, अब सिद्धांत में आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं कि भाई अच्छी जॉब है, पावर रहेगी, ठीक है ना, सैलरी अच्छी रहेगी, समाज में एक
अच्छा नाम वाम होगा, लेकिन पता चले किसी बिहार मुंड क्या कहते हैं उसे, भिंड मुरैना वाले इलाके में चले गए तो वहां लोग ही डंडों से मार रहे हैं, वैसी स्थिति हो जाए, ठीक है ना। यूपी में चले गए, वहां लोग डंडों से मार रहे हैं, तो वो व्यवहार वाली स्थिति थोड़ी अलग होती है, वैसे ही है, ठीक है ना। तो व्यवहार में हम समझते हैं, जैसे कि आपने सबसे पहले सुना होगा भीड़ तंत्र, जिसको मोबोक्रेसी बोलते हैं, भीड़ तंत्र, ठीक है ना। दिख रहा है, साफ दिख रहा है, भीड़ तंत्र, ठीक है ना। भीड़ तंत्र के बाद देखा होगा औसत तंत्र, औसत तंत्र, ठीक है ना, जिसे मीडियोक्रेसी बोलते हैं, औसत तंत्र। फिर एक योग्यता तंत्र भी होता है, जिसे मेरिटोक्रेसी बोलते हैं, योग्यता तंत्र, ठीक है ना। योग्यता तंत्र के बाद एक निरकुंश तंत्र, जिसे अराजकता बोलते हैं, निरकुंश तंत्र, जिसे अराजक बोलते हैं, ठीक है ना। निरकुंश के बाद और हम क्या ले लें, भीड़ तंत्र हो गया, औसत तंत्र, हाँ धन तंत्र भी होता है, जिसे प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, धन तंत्र भी होता है, ठीक है ना। धन तंत्र के बाद फिर एक वृद्ध तंत्र भी होता है, ठीक है ना, वृद्ध तंत्र। देखो भीड़ तंत्र का मतलब ये है कि, ठीक है ना, जहां जिसको मोबोक्रेसी बोलते हैं, मोबोक्रेसी मतलब क्या, भीड़ चल रही है, ठीक है ना। क्योंकि देखो भारत के बारे में यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भारत भीड़ तंत्र का एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि जो वोटिंग के टाइम पे क्या होता है, लोगों का जो बिहेवियर होता है ना, वो इस टाइप का होता है कि थोड़ा भावनात्मक होता है, तो सारी की सारी भीड़ एक जगह, तो भीड़ का शासन, ठीक है ना, जो अभी बोलते हैं, जैसे मेजोरिटेरिज्म बोला जाता है ना, बहुमत का साधन, वो भी भीड़ तंत्र से ही निकला है, ठीक है ना। औसत तंत्र का मतलब क्या है, कि जो राजनीतिक वगैरह लोग हैं वो उतने पढ़े लिखे ना हो, ठीक है ना, वो औसत हो, मतलब मेरिटोक्रेसी मीडियोक्रेसी वाले हो, ठीक है ना, वो होगा। योग्यता तंत्र कौन सा है, मेरिटोक्रेसी वाला, जिसमें कहीं ना कहीं योग्यता वगैरह के हिसाब से ही आपको वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है ना, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार होगा। जैसे कम्युनिस्ट चाइना जो पार्टी है ना, उसके लिए औसत तंत्र का, वो योग्यता तंत्र का अच्छा एग्जाम्पल है। निरकुंश का मतलब क्या है, जिसपे कोई अंकुश ना हो, व्यवहार में हमें यही देखने को मिलता है, ठीक है ना। धन तंत्र, जो कि इलेक्शन वगैरह में धन का अच्छा खासा उपयोग होता हो, जिसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्शन बड़े महंगे होते हैं। वृद्ध तंत्र मतलब बुजुर्गों का दिखना हमें, जैसे अभी हमारे वर्तमान में देखा जाए तो इलेक्शन में ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही नजर आते हैं, 70-60 प्लस वाले ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये है जो व्यवहारिकता के आधार पर है, ठीक है ना। अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में समझें, भारत के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना, भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो देखो भारत के परिप्रेक्ष्य में आप समझोगे, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने से पहले ये जानो, अगर हम शुरू से शुरू करें, जो अभी हम चीजें पहले समझ चुके हैं, ठीक है ना, जो हम चीजें समझ चुके हैं, तो देखो भारत में क्या है, भारत ने जो अगर सिद्धांतता समझा जाए तो लोकतंत्र को अपनाया है, सिद्धांत, सैद्धांतिक भारत ने लोकतंत्र को अपनाया, ठीक है ना। लोकतंत्र को अपनाया है तो राजतंत्र का कोई सवाल पैदा नहीं उठता, ठीक है ना, धर्मतंत्र का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना, सिद्धांतता बात चल रही है, ठीक है ना। लोकतंत्र को अपनाया है। दूसरी चीज, हमने सिद्धांतता संविधानवाद को अपनाया है, हमने गैर संविधानों को नहीं आया, हमारा एक खुद का एक संविधान है, जिसको बोलते हैं भारत का संविधान, ठीक है ना। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, जो कमेंट बॉक्स में बताना, कि देखो भारत का संविधान है ना, ऐसी किसी भी देश का संविधान होता है, ये तो भारत का संविधान है, जैसे मान लो कि नेपाल का संविधान है, ठीक है ना, भूटान का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, ठीक है ना। तो देखो ये तो क्या है, देशों के नाम है, इनके पीछे संविधान, ठीक है ना, पाकिस्तान, चीन, ठीक है ना। तो ये क्या है, देशों के नाम, इनके संविधान, ऐसे ही हर देश का अपना एक नाम होता है, किसका, संविधान का नाम। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना कि भारत का संविधान, ये भारत के संविधान का नाम संविधान के किस अनुच्छेद में है, मतलब संविधान के, इधर लिख देता हूं मैं, संविधान के
किस अनुच्छेद में संविधान का नाम भारत का संविधान है, ठीक है। पढ़ना और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देना। समझ रहे हो ना क्या बताना है, ये बताना है, ठीक है ना। चलो अब हम पीछे चलते हैं वापस अपने भाई पे जो हम समझ रहे थे। ठीक है, यहीं वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सिद्धांतता लोकतंत्र को अपनाया तो राजतंत्र खत्म हो जाता है, ठीक है। और हमने संविधानवाद को अपनाया है, गैर संविधानवाद को नहीं अपनाया, तो ये हो जाता है, ठीक है ना। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं। लोकतंत्र को तो अभी हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि लोकतंत्र बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। फिर शासन में व्यवहारिकता के आधार पर समझें, ठीक है। व्यवहारिकता आधार पर समझोगे तो कहीं ना कहीं भारत में आपको भीड़ तंत्र देखने को मिल जाएगी। भारत में कहीं ना कहीं आपको भीड़ तंत्र देखने को मिल जाएगी, औसत तंत्र भी देखने को मिल जाएगा, योग्यता तंत्र भी, लेकिन इसका कुछ अंश मिलेगा, निरकुंश भी मिल जाएगा, धन तंत्र भी मिल जाएगा, वृद्ध तंत्र भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देखो एक एक को समझते हैं, ठीक है ना। एक एक को समझते हैं, एक एक को समझते चलते हैं। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। देखो भीड़ तंत्र क्या है, जो भारत के बारे में ये कहा जाता है, जो भारत के आलोचक हैं क्रिटिसिज्म, वो कहते हैं कि देखो भारत में जब भी इलेक्शन होता है ना तो जो वोटर्स है ना उनका वोटिंग बिहेवियर थोड़ा क्या है इमोशनली है, ठीक है ना, वो भावनाओं में बह जाते हैं। और ये सच बात है। जैसे कि अभी राम मंदिर का इशू चल रहा है ना, अब देखना बहुत से लोग इन्हीं भावनाओं में बह के वोट धड़ाधड़ करेंगे, वो पता ही है, नाम लेने की जरूरत नहीं किस पार्टी को वोट पड़ने वाला है। तो क्रिटिसिज्म का ये है कि भीड़ तंत्र मोबोक्रेसी है भारत में ज्यादा, ठीक है ना। उनका वोटिंग बिहेवियर है तो थोड़ा ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, ठीक है ना, और थोड़ा भावनात्मक है, वो है। तो आपके इसके भी अंश मिलेंगे, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला, औसत तंत्र। तो दूसरे के अगर अंश देखेंगे हम औसत तंत्र के, ठीक है ना, तो ये भी मिल जाएगा। क्योंकि जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिक हैं, उनकी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानते ही हो, ठीक है ना। राजनीतिक लोगों की शिक्षा, ठीक है ना, ये जानते हो। लोगों की डिग्रियां विवाद में चल रही हैं, कोई कह रहा है डिग्री है, कोई कह रहा है नहीं, कोई बोला 12th पास कर ली है, एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है ना, कोई 5वीं है, कोई 10वीं पास है। तो कहीं ना कहीं औसत तंत्र है, ठीक है ना, एक मेडियोक्रेसी है भारत में, ठीक है ना। दूसरा है योग्यता तंत्र की अगर देखी जाए तो ये कम मिलता है, और दूसरा हमने इसको अपनाया भी कम है, मतलब इसके कुछ अंश कम अपनाए हैं, इसको क्या बोलते हैं योग्यता तंत्र, ठीक है ना। इसको कम अपनाने का सीधा सा मतलब ये था कि देखो जब देश आजाद हुआ 47 में और 50 में संविधान बना, तो उस समय देश की स्थिति थोड़ी डगमग थी, हर चीज में थी, शिक्षा के क्षेत्र में भी थी, ठीक है ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी थी, सभी पहलुओं में थी। लेकिन मेन इधर किसकी योग्यता की बात चली, तो शिक्षा। तो शिक्षा में मुश्किल से 10-12% ही लिटरेसी थी उस समय, ठीक है ना। इसलिए हमने कहीं ना कहीं योग्यता तंत्र का अंश ही लिया, ज्यादा नहीं लिया है, कि ज्यादा योग्य नहीं चाहिए, ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इसलिए पंचायत का भी इलेक्शन होता तो उसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ ये बात अलग है, कुछ स्टेटों ने थोड़ा बहुत कर दिया है, ठीक है, वो वाली बात होती है। तो हमने वो लिया ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है अगर हम कुछ कर देते, ठीक है ना, क्योंकि लोग अभी इतने पढ़े लिखे नहीं है। दूसरा फिर हमारे यहाँ कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के लोग, ठीक है ना, कास्टिज्म की वजह से, ठीक है ना, जो दलित वंचित लोग हैं वो इतना एजुकेशन में अपने इतना इवॉल्व नहीं हो पाए, विकसित नहीं हो पाए, ठीक है ना। तो योग्यता तंत्र के हमने कम अंश लिए हैं। योग्यता तंत्र के बाद जो दूसरा हमने पढ़ा था, दूसरा क्या था, धन तंत्र या निरकुंश तंत्र, ठीक है ना। तो निरकुंश को भी अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो जो निरकुंश तंत्र है ना, इसके तत्व है ना जो भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा मिलते। और निरकुंश तंत्र निकला कहां से, कहीं ना कहीं देखो जैसे राजतंत्र हमने पढ़ा ना, राजतंत्र हमने लिखा नहीं है व्यवहारिक तौर पर, लेकिन अगर आप राजतंत्र को समझते हो तो राजतंत्र से ही निकलता है, क्या निकलता है, फैमिली रूल। राजतंत्र से ही फैमिली रूल निकलता है, जिसे परिवार का शासन बोल देते हैं, ठीक है ना, या परिवारवाद बोल देते हैं, ठीक है ना, जैसे नेपोटिज्म बोलते हैं। ये सब
एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है ना। तो वहीं से निकला है राजतंत्र फैमिली रूल। तो देखो अगर आप इस पे ध्यान दोगे भारत की राजनीति में तो ये आपको मिल जाएगा, हर जगह मिलेगा भारत की राजनीति में। भारत की राजनीति में जैसे अगर सेंटर में देखो तो नेहरू परिवार, ठीक है ना, नेहरू परिवार जवाहरलाल नेहरू से। और मैं तो कह रहा हूं अगर कांग्रेस का थोड़ा इतिहास पता हो तो आप तो मोतीलाल नेहरू से शुरू करो, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू से चलना शुरू करो, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, अब वो नेहरू जो भी हैं, ठीक है ना, राजीव गांधी, संजय गांधी, अभी जो घूम रहे हैं भारत के नए युवा हैं जिनके पास, चलो अब बोल नहीं रहे, नहीं लोग बाग नाराज हो जाएंगे, ठीक है। भारत की राजनीति नेहरू परिवार, ठीक है ना। फिर अगर आप स्टेट में आओगे तो स्टेट में अगर आप जम्मू कश्मीर से शुरू करोगे, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर का आपको पीडीपी, तो ये मुफ्ती परिवार, मुफ्ती फैमिली मिल जाएगी, अब्दुल्ला परिवार मिल जाएगा, ठीक है ना, उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ठीक है ना, वो मिल जाएंगे। फिर अगर आप पंजाब में आओगे, पंजाब में जो बादल परिवार मिल जाएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है ना। आप हरियाणा में आओगे, हरियाणा में आपको मिल जाएगा जो वंशीलाल, भजनलाल, इनका परिवार चलता है, वंशीलाल, भजनलाल, ठीक है ना। तो निरंकुशता के अंश मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आप हरियाणा से फिर यूपी में आ जाओगे, ठीक है ना, यूपी में आपको यादव परिवार मिल जाएंगे, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव। बिहार में भी आपको यही हालत मिल जाएगी, ठीक है ना, लालू यादव, तेजस्वी यादव, और उनका एक और लड़का है तेज प्रताप यादव, वो बड़ा टैलेंटेड आदमी है, उसको तो बस मजाक में ले लेते हैं लोग, ठीक है ना, यादव परिवार। अभी वो शायद कृष्ण मोहन बना घूम रहा है, ठीक है। आप महाराष्ट्र में आ जाओ तो महाराष्ट्र में आपको जो अभी बाल ठाकरे परिवार मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरे भारत में मिल जाएंगे। आप तमिलनाडु वगैरह में चले जाओगे तो स्टालिन वगैरह मिल जाएंगे, करुणानिधि स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने अभी वो स्टेटमेंट दिया था एरेडिकेशन ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है ना। तो भारत में आपको इसके अंश जरूर मिल जाएंगे, किसके, निरकुंश। और कहीं ना कहीं निरकुंश से निकला क्या, राजतंत्र। राजतंत्र का ही बच्चा जो होता है क्या होता है, परिवारवाद, वहीं से शुरू होता है राजतंत्र, ठीक है ना। तो ये आपको पूरे भारत में मिल जाएगा, इसकी कोई कमी नहीं है। और निरकुंशता का अगर अच्छे से देखना चाहो तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना हो तो देखो, जब इंदिरा जी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी के समय भी, इंदिरा गांधी के समय में जो जब इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, तो जो इनके लड़के थे ना, एक राजीव गांधी, ठीक है ना, संजय गांधी, ठीक है ना। तो संजय गांधी थे तो इमरजेंसी के समय में कहीं ना कहीं ये बहुत एक्टिव हो गए थे, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर भी नहीं थे, फिर भी ये एक्टिव हो गए थे। तो संजय गांधी, ठीक है ना। ये आरोप सोनिया गांधी पर भी लगता है, सोनिया गांधी पर भी ये आरोप लगता है, क्योंकि जब यूपीए फर्स्ट और यूपीए 2, तो ये भी कोई पदवत नहीं थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं एडवाइजर बनी हुई थी, ठीक है ना। और ये फैक्ट है। और वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो फिल्म भी बनी है और मूवी भी आई है, ठीक है ना, फिल्म बनी, वो किताब भी लिखी गई, तो उसमें भी बड़ा अच्छा बताया। तो कहीं ना कहीं सरकार में इंटरफेयर करते रहते, ठीक है ना। तो निरकुंश वगैरह भारत में आपको अच्छे से देखने को मिल जाती है, क्योंकि व्यवहार में तो यही सब चल रहा है। सिद्धांत में तो सिर्फ हवाई हवाई बातें चलती हैं, व्यवहार में क्या हो रहा है वो मैटर करता है। अरे ये मिट क्यों नहीं रहा है भाई, ठीक है ना। इसके बाद निरकुंशता के बाद क्या देखा था हमने, धनतंत्र, ठीक है ना। तो देखो धनतंत्र है ना, इधर जगह है, इधर ही लिख लेते हैं, धनतंत्र, ठीक है ना। तो धनतंत्र के तो तुम्हें अवशेष मिल ही जाएंगे, क्योंकि बिना धनतंत्र के तो कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता है भारत में। अगर आप पंचायत का भी इलेक्शन लड़ना चाहोगे तो कम से कम आपको लाख रुपए चाहिए, छोटी से छोटी पंचायत, और लाख को 1-2 लाख नहीं चाहिए, कम से कम 10-20 लाख तो चाहिए ही चाहिए। और फिर विधायक में तो कम से कम करोड़ों तक बात पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो बिना इलेक्शन के धनतंत्र के काम चल ही नहीं सकता है, धन बहुत जरूरी है। और भारत के चुनाव में जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था इलेक्टोरल बॉन्ड करके, ठीक है ना, चुनाव प्रणाली में, तो वो चुनाव प्रणाली में सुधार ही था। और भारत के संदर्भ में जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी हैं और चुनाव प्रणालियां हैं, उसमें आरोप लगता है, दो चीजें बड़ी
फेमस चलती हैं, ठीक है ना। एक आपने सुना होगा मनी पावर, मनी पावर, ठीक है ना। दूसरा सुना होगा मसल पावर, ठीक है ना। मनी पावर का मतलब क्या है कि इलेक्शन में कहीं ना कहीं पैसों का ताबड़तोड़ यूज हो रहा है, ठीक है ना, बांटे जा रहे हैं पैसे, पार्टियां की जा रही हैं, ठीक है ना, इलेक्शन के समय। और मसल पावर वही गुंडागिर्दी, ठीक है ना, गोलियां चलाना, डंडे चलाना, भाले चलाना, लात घूसे चलाना, ठीक है ना। और चलते ही चलते हैं, कभी कभी तो कई दो दोस्त रहते हैं, अच्छे दोस्त रहते हैं, पता चला एक बीजेपी का एक कांग्रेस का, दोनों आपस में लड़ लिए। तो वो वाली स्थिति कहीं ना कहीं धन तंत्र में हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। धन तंत्र के बाद फिर हम आते हैं किस पे, वृद्ध तंत्र पर। वृद्ध तंत्र का मतलब ये होता है, वही हम भारत में ही समझ रहे हैं, वृद्ध तंत्र, ठीक है ना, ओलिगोक्रेसी बोलते। वृद्ध तंत्र का मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी या शासन प्रणाली में किसकी संख्या ज्यादा है, बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखो अगर आप दुनिया में नजर घुमाओगे ना, तो दुनिया में जो औसत उम्र है ना किसकी, राजनीतिक लोगों की, वो मुश्किल से कितनी है, 40 से 45, या कहीं कहीं 45 से 50, ये एवरेज एज चलती रहती है, ठीक है ना, औसत। और भारत में आप आओगे तो भारत में आपको ये कितनी मिलेगी, भारत में ये 60 पार कर जाती है, 60 प्लस, 70 प्लस भी मिल जाती है, ठीक है ना। और अभी मोदी साहब भी इसी टेंडेंसी में आ रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव भी ऐसे ही थे, ठीक है ना। और अभी हमारे युवा पॉलिटिशियन वो भी शायद 50 पार हो गए और 60 पहुंचने वाले हैं, उनकी रिटायरमेंट की टाइम आ गया, लेकिन वो अभी भी दम भर रहे हैं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 चल रही है, भविष्य में भी शायद ये चलती रहेगी, ठीक है ना। जब अखंड भारत बन जाएगा तो फिर ये कहीं ना कहीं शायद अफगानिस्तान से श्रीलंका को जोड़ेंगे, भारत जोड़ो यात्रा, ठीक है। वो वाली स्थिति चल रही है, वृद्ध तंत्र, ठीक है। अब अगर इसमें एक और चीज समझना हो, एक और समझ लो, जो भारत के इलेक्शन में बोला जाता धन तंत्र। धन तंत्र तो हम समझ गए हैं, धन तंत्र नहीं, दूसरा पॉइंट क्या, धर्म तंत्र, धर्म तंत्र, ठीक है ना। धर्म तंत्र को समझ लो, क्योंकि देखो सिद्धांतता तो हमने किसको अपनाया, लोकतंत्र को, संविधानवाद को, लेकिन व्यवहार में वो चीज देखना। धर्मतंत्र का मतलब ये है कि देखो क्या होता है कि जब भी देखना आप इलेक्शन देखना, चुनाव प्रचार के समय, और अगर इसकी शुरुआत करें तो जो इंदिरा जी लेके आई थी, जो जामा मस्जिद के इमाम थे ना, उनसे फतवा जारी करवाया था इन्होंने, और फतवा पॉलिटिक्स नाम सुना ही होगा, ठीक है ना, वहीं से फतवा जारी करके वोट मांगे थे, ठीक है ना। तो वहां से ये धर्म की शुरुआत हो गई थी, ठीक है ना। तो चुनाव प्रचार में मौला मौलवी को लेके आना, चुनाव प्रचार करवाना, ठीक है ना, धार्मिक मुद्दों को उठाना, ये क्या धार्मिक तंत्र कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता ही मिलता है, ठीक है ना, भारत में। और शुरुआत कैसे, इंदिरा गांधी, जो फतवा पॉलिटिक्स, और ठीक है ना। अगर फतवा से संबंधित कोई और जानकारी जब पढ़ना हो तो देखो, फतवा से संबंधित एक किताब है जो अरुण शौरी ने लिखी हुई है, जो बीजेपी के एक समय, अटल जी के समय मंत्री भी रहे हैं, अरुण शौरी, अच्छी किताब निकली है, फतवा किंगडम ऐसी करके नाम है, फतवाओं का साम्राज्य, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या व्यवहारिक तौर पर है, ठीक है। तो शासन की प्रणाली अभी हमने पढ़ ली है, देखो एक बार रिवीजन और कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भीड़ तंत्र, योग्यता, निरकुंज तंत्र, औसत तंत्र, ठीक है ना, यहीं पे जोड़ लो, धर्म तंत्र भी ऐड कर लो, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हम व्यवहारिक तौर पर देख लेते हैं। धर्म तंत्र, ठीक है ना, ये सब चीजें हमने पढ़ ली है। संविधान गैर संविधानवाद भी हमने समझ लिया है, राजतंत्र, धर्मतंत्र, कुलीन तंत्र, ये भी समझ लिया है, ठीक है ना। अब हम वापस आ जाते हैं शासन प्रणाली की विभिन्न, अब हमें कुछ और प्रणालियां पढ़नी है, ठीक है ना। उन प्रणालियों को हम समझते हैं। उनमें देखो एक शोर वगैरह हो रहा है, उन प्रणालियों में सबसे दूसरी प्रणाली पढ़नी है, कहीं ना कहीं केंद्र राज्य संबंध के आधार पर समझते हैं, केंद्र राज्य संबंध के आधार पर, डी ई पॉइंट लिख लो, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध के आधार पर, केंद्र राज्य संबंध के आधार पर, ठीक है ना। इसमें हम समझते हैं, तो काला तो दिखेगा ही नहीं यार, ये भी नहीं दिखेगा, ये लिख लेते हैं, ठीक है ना। केंद्र राज्य संबंध के आधार पर, इसमें लिखो, देखो सुनाओ, परिसंगात्मक, परिसंगात्मक प्रणाली, ठीक है ना, जिसे कन्फेडरल बोलते हैं। दूसरा क्या है, संगात्मक प्रणाली, संगात्मक प्रणाली,
ठीक है ना। तीसरा क्या है, एकात्मक प्रणाली, एकात्मक प्रणाली, ठीक है ना। तो देखो परिसंघात्मक, संघात्मक प्रणाली। अब केंद्र राज्य संबंध के आधार पर, केंद्र राज्य संबंध के आधार पर मतलब क्या है कि शक्तियों के बीच का जो बंटवारा होगा ना, उससे पावर शेयरिंग बोल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। शक्तियों के बीच बंटवारा, ठीक है ना, बंटवारा, ठीक है ना, बंटवारा। बंटवारा, ठीक है ना, कि शक्तियां केंद्र के पास कितनी होगी, राज्य के पास कितनी होंगी, उस आधार पर यह परिसंघात्मक संघात्मक की स्थिति बनती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम समझें परिसंघात्मक क्या होता है, ठीक है ना, परिसंघात्मक प्रणाली। देखो परिसंघात्मक प्रणाली को समझो आप। परिसंघात मतलब क्या होता है, परिसंघात मतलब ये होता है, देखो कुछ राज्य हैं, ठीक है ना, जो राज्य मिलके एक यूनिट बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो भारत का एग्जांपल हो, भारत में 28-29 राज्य हैं, ठीक है ना। अभी मान लो कि आप भारत एक नहीं है, ठीक है ना, भारत को हमें बनाना है, ठीक है ना। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सभी राज्यों के पास जाएंगे, राज्यों से आपसी कुछ समझौते करेंगे और समझौते करके हम एक संघ बना लेंगे, जिसको परिसंघ बोला जाता है, ठीक है ना। तो राज्य के आपसी समझौतों से, राज्यों के आपसी समझौते से बना संगठन, संगठन, ठीक है ना, परिसंघ बोल। अब आपसी समझौते क्या हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आपसी समझौते में जैसे आंतरिक सुरक्षा को लेकर कुछ मुद्दे हो जाएंगे, ठीक है ना, बाहरी सुरक्षा को लेकर कुछ मुद्दे हो जाएंगे, ठीक है ना, विदेश नीति क्या रखना है उसको लेकर मुद्दे हो जाएंगे, ठीक है ना, विदेश नीति किस देश से रिश्ते निभाना किससे नहीं, ठीक है ना, कम्युनिकेशन जिसको संचार बोलते हैं, संचार, ठीक है ना। ये सब चीजें क्या है, जिन समझौते कर कर हमने एक संघ बनाया है, ठीक है ना, जिसको हम परिसंघात्मक बोलते हैं। अब हमने मिलकर एक संघ बना लिया तो क्या कहते हैं, इसका भविष्य रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है ना। और भी जैसे अब अगर छोटी छोटी बातें समझाओ तो अपने राज्य को शक्तियां दे देते, क्योंकि देखो ये शक्तियों के आधार पर ही हो रहा है, ये केंद्र है, हमने मिलकर एक संघ बना लिया, ठीक है ना, ये छोटे छोटे राज्य हैं, अब राज्यों ने मिलकर ये पूरा केंद्र बनाया है, ठीक है ना। अब राज्यों ने जो आपसी समझौते किए, ये संवैधानिक समझौते, विदेश नीति, संचार और आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा की बातें हो गई। अब इसमें और भी चीजें, जैसे कि आप अपनी नागरिकता भी अलग रख सकते हो, मतलब संघ की नागरिकता अलग होगी, राज्य की नागरिकता अलग होगी, ठीक है ना, ये भी प्रोविजन हो सकता है। आप अपना अलग झंडा भी रख सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। लेकिन देखो परिसंघात्मक में क्या है, परिसंघात्मक में ये होता है कि ये चीजें फिक्स हो गई हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो संघ है ना, संघ को इतनी शक्ति नहीं होती जितनी राज्य को शक्ति होती है, क्योंकि संघ तो राज्यों से मिलकर बना है। तो इसमें क्या होता है, इसे शक्तिशाली कौन होते हैं, राज्य होते हैं, शक्तिशाली राज्य होता है, ठीक है ना, राज्य होता है, ना कि संघ, ना कि संघ, ठीक है ना। और यहीं से देखो वो बात निकली। अब इसमें कौन है शक्तिशाली, कौन है, राज्य, संघ नहीं है। तो संघ क्या, संघ विघटित हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, ठीक है ना, क्योंकि संघ तो, संगठन तो क्या खत्म हो जाता है, संगठन क्या हो गया, विनाशी हो गया, और राज्य क्या हो गया, अविनाशी हो गया, ठीक है ना। तो अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, ये बात हो जाएगी, ठीक है ना। इसका अगर आपको उदाहरण लेना हो, देखो उदाहरण सबसे अच्छा किसका, यूएसएसआर का, परिसंघात्मक का। जो अभी वर्तमान में रूस बोलते हैं, वो पहले यूएसएसआर था, जिसको हिंदी में सोवियत संघ बोलते थे, ठीक है ना, सोवियत संघ, ठीक है ना। इसका क्या हुआ कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय, वर्ल्ड वॉर खत्म हो उसके बाद इन्होंने एक संघ बनाया,
संघ बनाने के बाद क्या हुआ, इन्हीं समझौतों को मिलकर इन्होंने एक संघ बनाया, राजधानी मॉस्को बनाई, ठीक है ना। और सभी बातों के बाद लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बातें आपस में बनी नहीं, अनबन होनी शुरू हो गई। उन्हीं शुरू होने के बाद 1991 में कहीं ना कहीं यूएसएसआर का विघटन हो गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया, विघटन हो गया, ठीक है ना। अब विघटन हुआ ना, तो जो इसके 15 राज्य थे ना, और रूस भी साथ में इंक्लूड, ये क्या हो गया, संघ से सारे अलग हो गए। तो देखो क्या था, अविनाशी राज्य, राज्य क्या कहते हैं, राज तो बने रहे लेकिन संघ क्या हो गया, संघ अलग हो गया, ठीक है ना। तो विनाशी संगठन जो संघ बना था ना, वो पूरी तरह खत्म हो गया, राज्य तो कहीं ना कहीं बने रहे। जैसे कि अगर राज्यों के नाम हो गए, देखो किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान हो गया ये। और अगर आप पूर्वी यूरोप के देखोगे, जो फिनलैंड से देखोगे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लथाविया, बेलारूस, ठीक है ना, यूक्रेन का कुछ हिस्सा, जो अभी लड़ाई चल रही है यूक्रेन, वो इसी वजह से चल रही है क्योंकि वो रशिया को अखंड रशिया बनाना चाहते हैं, तो वहीं से वो बात निकली है, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया हमारा क्या, कन्फेडरल। अब पीछे आते हैं हम, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, संघात्मक, ठीक है ना। तो इधर हम आ जाते हैं, दूसरा संघात्मक समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, संघात्मक समझते हैं। तो देखो संघात्मक होता है ना, संघात्मक परिसंघात्मक थोड़ा बहुत फर्क होता है, मामूली, ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे यूएसएसआर था ना, परिसंघ बने थे, इसी को देखते देखते यूरोपियन यूनियन भी बना, ठीक है ना, यूएसए भी बना, ये सब क्या थे, ये परिसंघी थे, इनमें भी वापस वही शक्तियां थी। लेकिन बाद में दिक्कत क्या है कि जैसे यूएसएसआर का भी विघटन हो गया, तो यूरोपियन यूनियन ने तो कोई विचार नहीं किया, लेकिन यूएसए ने क्या किया कि थोड़ा अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये लिया कि सारे अधिकार हैं आपको, केंद्र के राज्य के पास बराबर शक्तियां हैं, लेकिन आपको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप परिसंघ का संघात्मक समझोगे, तो संघात्मक में वो सारी शक्तियां रहती हैं जो परिसंघ में होती हैं, संघात्मक में वो सारी शक्तियां, मतलब कुछ मामलों में थोड़ा लचीला होता है, सारी शक्तियां होती हैं जो परिसंघ में होती थी, परिसंघ में होती थी। लेकिन संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता, ठीक है ना। मतलब एक वर्ड में अपन लिख लेते हैं, परिसंघात्मक से संघात्मक थोड़ा लचीला होता है, ठीक है ना, लचीला होता है, लचीला होता है, ठीक है ना। और इसका उदाहरण जैसे अमेरिका है, जैसे अमेरिका, जैसे अमेरिका है, ठीक है ना। ये है। दूसरा ये है कि भारत क्या है, तो देखो भारत के बारे में कल भी मैंने बताया था कि वो पूर्ण संघात्मक नहीं है, वो अर्ध संघात्मक है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में या आपातकाल की परिस्थितियों में कहीं ना कहीं वो संघात्मक से एकात्मक हो जाता है, ठीक है ना। तो वो वैसी वाली स्थिति है, ये अमेरिका का अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारी चीज थी, इसके बाद थर्ड क्या था हमारा, एकात्मक, एकात्मक प्रणाली, ठीक है ना। अब एकात्मक प्रणाली को अगर समझे तो एकात्मक प्रणाली का मतलब ये होता है, देखो परिसंघ में क्या था कि ज्यादा शक्तियां थी राज्यों के पास, ठीक है ना, और केंद्र के पास कोई शक्ति नहीं थी। संघात्मक में क्या है कि शक्तियां बराबर है लेकिन आप अलग नहीं हो सकते। और अगर इसमें आप एक टर्म और सोचो, जो अविनाशी वाले में लिखा था हमने, कि इसमें क्या है, देखो केंद्र के पास भी ज्यादा शक्तियां हैं और राज्य के पास भी शक्तियां हैं, मतलब केंद्र भी अविनाशी नहीं है, राज्य भी अविनाशी नहीं है। तो जो उधर लिखा था ना अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, तो इसमें तो ये लिख सकते हैं हम, अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, क्योंकि ये पीटी में पूछ लेते हैं, ठीक है ना,
अविनाशी संगठन। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखना, अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पीटी में ऐसे ही सिर्फ दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे। ठीक है ना, अब हम वापस अपने पेज पर आ जाते हैं जो हम यहाँ चल रहे थे। ठीक है ना, एकात्मक प्रणाली। देखो एकात्मक प्रणाली क्या होती है, एकात्मक प्रणाली में क्या होता है कि सारी शक्तियां केंद्र के पास होती है, मतलब एक के पास। सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता, सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, राज्य के पास कोई शक्तियां नहीं होती, सारी शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र के पास। ठीक है ना, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। ठीक है ना, यहां तक कि केंद्र के पास इतनी शक्ति होती है, केंद्र चाहे तो राज्य का नाम बदल सकता है। ठीक है ना, क्षेत्र में बदलाव कर सकता है, छोटा बड़ा कर सकता है। ठीक है ना, नाम, क्षेत्र और क्या बोलते एरिया, तो क्षेत्र में आ गया नाम का। ठीक है ना, उसको संघ को एक से दूसरे संघ में भी शामिल कर सकता है, मतलब एक राज्य का क्षेत्र दूसरे राज्य को भी दे सकता है, दूसरे राज्य को भी दे सकता है। ठीक है ना, तो ये सारी शक्तियां किसके पास होती है, केंद्र के पास, क्योंकि सबसे मजबूत एकात्मक में सारी शक्तियां केंद्र के पास। इसका अगर उदाहरण समझोगे तो उदाहरण सबसे अच्छा है इसका ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण, क्योंकि सारी शक्तियां केंद्र के पास है। ठीक है ना, एकात्मक। ठीक है, अब देखो क्या है कि अभी हम पढ़ रहे हैं किस हिसाब से, पीटी के हिसाब से, वरना हम क्या करते हैं इनका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किसका, कि देखो संघात्मक है, उसकी भी अपनी अच्छाई हैं अपनी बुराइयां हैं, एकात्मक है, उसकी भी अपनी अच्छाई हैं बुराइयां। जैसे कि एकात्मक है, एकात्मक प्रणाली हमेशा छोटे ही राज्य में लागू हो सकती है, क्योंकि सारी शक्ति केंद्र के पास रहेगी, राज्य छोटा रहेगा तो वहां संभाला जा सकता है। लेकिन अगर जैसे राज्य बड़ा होगा, भारत की तरह राज्य, अमेरिका की राज्य तरह राज्य, ठीक है ना, तो एकात्मक नहीं अपनाया जा सकता। और भारत में तो इतनी विविधता पाई जाती है, चाहे वो सांस्कृतिक विविधता हो, चाहे वो सामाजिक विविधता हो, चाहे वो आर्थिक विविधता हो, उस विविधता के कारण हम एकात्मक अपना ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, हमें कहीं ना कहीं संघात्मक की जरूरत ही पड़ेगी। तो इनके हम लाभ हानि अभी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस में हमें नहीं जाना है। ठीक है ना, क्योंकि फिर हम ये इसमें ही हमारा टाइम निकल जाएगा, फिर हम यही रिसर्च करते रहेंगे कि संघात्मक ज़्यादा बेटर है या एकात्मक ज़्यादा बेटर है या परिसंघात्मक है, क्योंकि कुछ अंश हमें संघात्मक पे अच्छे लगते हैं, कुछ हमें एकात्मक के अच्छे लगते हैं। ठीक है ना, तो भारत के कंटेक्स्ट में अगर हम समझें, भारत के संदर्भ में हम समझ लेते हैं इन तीनों प्रणालियों को, भारत के संदर्भ में। ठीक है ना, भारत के संदर्भ में क्या आ जाएगा कि भारत देखो ना तो संघात्मक है ना एकात्मक है, लेकिन छोटे छोटे अंश हैं, मतलब पूरी तरह नहीं है, तो अर्ध संघात्मक बोल सकते हैं, अर्ध संघात्मक। ठीक है ना, और अर्ध संघात्मक अपनाने का मतलब यही था, क्योंकि एकात्मक इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि समाज में बहुत विविधताएं पाई जाती, जो भी मैंने बताया कि सांस्कृतिक विविधताएं, सामाजिक विविधताएं, आर्थिक विविधताएं। ठीक है ना, उसी के कारण हमने एकात्मक नहीं। तो अर्ध संघात्मक मतलब पूरी तरह संघात्मक, इसे क्वाजी फेडरल बोलते हैं। लेकिन देखो विपत्ति के समय, ठीक है ना, या आंतरिक सुरक्षा को लेके कोई समस्या हो, ठीक है ना, या आपातकाल के समय, आपातकाल के समय, ठीक है ना, या हम एक शब्द में कहें तो कहीं ना कहीं संकट के समय, ऐसा लिख लो एक शब्द में, संकट के समय। संकट के समय क्या होता है कि संघात्मक से एकात्मक हो जाते हैं, संघात्मक से एकात्मक, ये भारत की स्थिति है, एकात्मक। ठीक है ना, संघात्मक से एकात्मक। जैसे कि आपातकाल के समय आपने पढ़ा ही होगा, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है ना, सारी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं, राष्ट्रपति के पास, राज्य के पास कोई शक्तियां नहीं होती है। ठीक है ना, वहीं से ये हो गया हमारा शासन की प्रणालियां, वो हमने सब समझ ली। ठीक है ना,
देखो इसमें क्या है, अगर इसमें वैसा लिखना चाहो अविनाशी वगैरह, ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा अपने को कि देखो इसमें क्या है कि एकात्मक में क्या है कि संघ तो क्या है, अविनाशी है, संघ खत्म नहीं हो रहा है, राज्य खत्म हो रहे हैं, तो इसमें क्या हम लिख लेंगे, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, अविनाशी संगठन, अविनाशी संगठन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चीजें, भारत के संदर्भ में हमने समझ ही लिया है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी शासन की प्रणालियां, जितनी भी हमें समझनी थी और जो हमारे सिलेबस में है वो हमने बड़े अच्छे से समझ लिए। एनालिसिस में अभी हम जानेंगे, जब मेंस में हम पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल हम क्या समझेंगे, देखो कल का समझ लो, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम कहीं ना कहीं लोकतंत्र के बारे में समझेंगे, लोकतंत्र, ठीक है ना। लोकतंत्र के बारे में समझेंगे, लोकतंत्र क्या होता है ये पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। लोकतंत्र के प्रकार, ठीक है ना, लोकतंत्र के प्रकार, ठीक है ना, प्रकार में बहुत सारे टाइप आ जाएंगे, ठीक है ना। प्रकार में हम विचारधारा के आधार पर प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना, विचारधारा के आधार पर, ठीक है ना, शासन के आधार पर, ठीक है ना, शासन के आधार पर, ठीक है ना। और शासन का मतलब होता है जनता से जुड़ाव के आधार पर, ये भी लिख सकते हो, जनता से जुड़ाव के आधार पर, ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर हमारा आ जाएगा क्या, पार्टी के आधार पर, पार्टी के आधार पर, ठीक है ना। फिर हम लोकतंत्र का थोड़ा विश्लेषण कर लेंगे, क्योंकि लोकतंत्र हमारे सिलेबस में है तो वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हमारे कल का एजेंडा है। फिर हम वहाँ से संविधान की यात्रा शुरू होंगे, संविधान और राज्य व्यवस्था क्या होता है इसमें हम फर्क समझेंगे, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, तो ये हमारा अगली क्लास का एजेंडा हो गया है, ठीक है ना। और धीरे धीरे हम अपने सिलेबस पे आते जा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। तो आराम से पढ़िए और समझिए, और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना, उसका निराकरण किया जाएगा। और जो भी सवाल पूछना है तो उसी के थ्रू पूछिए, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं, हम क्या है इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो धन्यवाद।